So, very good morning students. कल जो हमने किया था उसे मैं फिर से रिकॉल करूँगा और उसको जोड़ते हुए फिर आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो बात वही है कि संविधान को शुरू करने का मेरा तरीका अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। 4 दिनों तक मैं सिर्फ आपको संविधान की एक रूपरेखा बताऊंगा, जिससे आपकी संविधान जो आप आके डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, उसकी अच्छी समझ विकसित हो और संविधान आपके लिए आसान बनाया जा सके, ठीक है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, हमने 3 कहानियाँ गढ़ी थी पहुँचने के लिए कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और बहुत शॉर्ट में इसका डिटेल आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 क्लास भूमिका वाली क्लास है। तो आपने देखा था कि कल एक कहानी जो आपके दाहिने साइड पड़ी हुई थी, वो कहानी शुरू होती है सन 1600 से। सन 1600 से एक कहानी शुरू होती है। 1600 में क्या हुआ? अंग्रेज़ भारत आए। अंग्रेज़ भारत आए एक व्यापारी के रूप में, मसालों का व्यापार उन्होंने शुरू किया। ब्रिटेन की महारानी से, इंग्लैंड की महारानी से चार्टर मतलब अधिकार प्राप्त किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। उन्हें मसालों में स्कोप दिखता है। मसालों की यूरोपीय मार्केट में बहुत डिमांड थी। मुख्य कारण ये कि वहाँ का जो जलवायु है वो ऐसा है कि वो बहुत अत्यधिक ठंड में रहना पड़ता है, -20 -30 में चला जाता है। मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए मसालों की अत्यधिक आवश्यकता थी, और इसलिए सस्ते दामों में भारत से मसाले मिल सकते थे। यहाँ की जलवायु मसालों को सूट करती है। यहाँ से मसाले लेकर अच्छे दामों में ये अपना भी इस्तेमाल करते थे और यूरोपीय मार्केट में बढ़िया। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने इस तरह से 1600 में व्यापार प्रारंभ किया, और जब हम 1600 की बात कर रहे हैं, मतलब उस समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। उस समय मुगलों का शासन था, ठीक है। उन्होंने आए फरमान ये सब ये कि अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने गोडाउन्स खोले और अपना व्यापार शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी चलती गई, गाड़ी चलती गई, उनका व्यापार भी बढ़ता गया, और आगे चल के हम सीधे लगभग 164 साल बाद पहुंचते हैं 1764 में। और 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। भूमिका है, बोर्ड का इस्तेमाल में ये भूमिका बनाने के बाद आगे करूँगा। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हमने देखा एक तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना खड़ी है। कौन कौन? मुगल बादशाह इस समय था शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उसकी सेना, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना खड़ी है। और एक तरफ खड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिन्होंने इन 164 सालों में लगभग अपनी एक छोटी सी आर्मी तैयार कर रखी है। ये युद्ध होता है। परिणाम ये है कि इन 3 लोगों की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ आसानी से हरा देते हैं। अब इस युद्ध का जो बैकड्रॉप है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो कैसा होता है कि इस युद्ध के बाद 1765, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये 1764 बक्सर का युद्ध मील का पत्थर इसलिए माना जाता है कि ये पहली बार था। इससे पहले भी पानीपत की युद्ध ये हुआ हमें नहीं पढ़ना, इतिहास में हम उसे देखेंगे, हम सिर्फ भूमिका बनाकर इसे जोड़ेंगे। तो बक्सर के युद्ध से क्या हुआ? ये मील का पत्थर इसलिए माना जाता है कि पहली बार भारत की भूमि पर अंग्रेज़ों का किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ, शासन का स्वाद चखा हुआ। कैसे? 1765 में इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, और दीवानी अधिकार कौन कौन से क्षेत्रों के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्राप्त हुआ। अब आपके मन में एक सवाल होगा, दीवानी अधिकार, तो दीवानी अधिकार से ऐसे समझें आप कि देखिए ये लोग तो कठपुतली हो गए थे, ये बक्सर के युद्ध में हार चुके थे। हालांकि अंग्रेज़ों ने इनकी बादशाहत, इनकी नवाबियत इन्हें रहने दी, लेकिन अब ये मात्र कठपुतली हो गए। अंग्रेज़ के इशारे पर काम करने वाले करना पड़ेगा, क्योंकि ये डर तो चुके थे बक्सर के युद्ध से कि उस छोटी सी सेना ने हम तीनों के संयुक्त सेनाओं को ऐसे परास्त कर दिया, ठीक। अच्छा, ना चाहते हुए भी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों ने
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मांगे और उन्हें देना पड़ेगा। और दीवानी अधिकार से आप ऐसे समझें कि अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सामान्य प्रशासन और कर प्रशासन में पूर्ण अधिकार हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अंग्रेज़ तय करेगी इन क्षेत्रों में कैसे कर की वसूली करनी है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी होगी। इसके एवज में एक मुश्त छोटा सा अमाउंट ये वार्षिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। 1765 हो गया। 17 कहानी का एक हिस्सा था ये। अब इस कहानी को इधर ही रहने दो, आगे चलते हैं कि एक दूसरी कहानी जोड़ेंगे और हम सीधे पहुंचेंगे कहाँ, 1857। ये दूसरी कहानी आगे बढ़ गया। अब इतिहास आगे बढ़ चुका है, हम लगभग 250 सालों आगे पहुंच चुके हैं। 1857 भी भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि ये कहानी मीरठ से शुरू होती है। मीरठ बंगाल रेजिमेंट। अब 250 सालों में क्या परिवर्तन आया। अब तक अंग्रेज़ों ने जो इनका यहाँ से नियंत्रण चालू हुआ था, अब वो आगे चलकर 1857 में जो तस्वीर हमें दिखाई देगी वो कुछ ऐसी होगी कि अब लगभग जो भारत का नक्शा हम देखते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी पूरा अंग्रेज़ों के कब्जे में है। अब नियंत्रण अंग्रेज़ों का हो चुका है। ठीक है, अच्छा, 1857 में एक पात्र सामने आएंगे आपके, मंगल पांडे। अंग्रेज़ों के सेना में बंगाल रेजिमेंट में एक सैनिक है मंगल पांडे। होता यह है कि एक स्वीपर एक दिन झाड़ू लगा रहा होता है और मंगल पांडे नहा के आ रहे होते हैं, उनकी परछाई पड़ जाती है, तो मंगल पांडे जो है गुस्सा हो जाते हैं कि तूने मुझे अशुद्ध कर दिया। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी, अशुद्ध कर दिया। तो वो हंसता है और हंसने का कारण जानने पर पता चलता है, बोलता आओ तुम्हें दिखाऊं। तो वो स्वीपर जो है वो जाता है उन्हें लेकर एक फैक्ट्री में, जहाँ पर गोली कारतूस के कवर बनते थे, कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद मंगल पांडे ने देखा कि गोली का जो कवर है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अंग्रेज ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वो उन्हें सस्ता पड़ता था। मंगल पांडे, वो उस समय का दौर है जहाँ धार्मिक उन्माद चरम सीमा में था। किसी मतलब तुम हमें गुलाम बना के चल जाएगा, लेकिन हमारे धर्म पर प्रहार। मंगल पांडे जो है बहुत क्रोधित हुए और वो वापस पहुँचे और उन्होंने सबको बताया, और इस प्रकार जो हिंदू थे वो तो तुरंत कुछ एक समूह बन गया जो विरोध में खड़े हो गए, और साथ में मुस्लिम सैनिक, उस सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे, उनका भी समर्थन मिला। और एक समूह ने वहाँ दो तीन अधिकारियों को गोली मारी, और गोली मारकर रात में ही शस्त्र लूटकर वो कूच कर गए कहाँ, दिल्ली की ओर, और रात्रि में ही दिल्ली पहुँचे। और जब हम इस समय की बात करें तो इस समय मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आपके कल्पना में ऐसे ये व्यक्ति ऐसे आएंगे, एक टोपी पहना हुआ एक व्यक्ति, सफ़ेद दाढ़ी, बूढ़ा व्यक्ति 60 साल का। ये पहुँचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, जो विद्रोह होने वाला था उसका नेता। अच्छा, बहादुर शाह जफर ने भी ये क्यों स्वीकारा, क्योंकि देखिए हम देख रहे थे 1764 से मुग़ल बादशाहत तो बनी हुई है, लेकिन कठपुतली मात्र हैं। और भारतीयों ने भी मुग़ल इन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया था, लगभग इन्होंने यहाँ की संस्कृति और ये सब को थोड़ा आगे चलकर अपना लिया था। तो ये ज़्यादा नज़दीक भारतीय जो है उन्हें ज़्यादा स्वीकृति देते थे बजाय अंग्रेज़ों के। तो उन्हें भी एक सहारा चाहिए था, उन्हें भी एक नेतृत्व चाहिए था। वो बहादुर शाह जफर के पास गए। बहादुर शाह जफर के पास भी एक कारण था, उन्हें लालच था कि अब शायद इनके समर्थन से मैं वापस अपनी सत्ता की वो चाम वो प्राप्त कर सकूं। बहादुर शाह जफर ने स्वीकार कर लिया। अब ये विद्रोह भारत के विभिन्न कोनों पर, कहीं ग्वालियर, कहीं झांसी, कहीं दिल्ली, और विभिन्न विद्रोह ये इतने भाग में हुए, और विभिन्न रानी झांसी ने ग्वालियर में, तात्या टोपे ने कानपुर में, ये आपके बिहार में नाम मिस हो गया, कल बताया था ना, वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के,
छोड़िए वो आएगा। तो अलग अलग जगह ये विद्रोह हुए, अलग अलग लोगों ने लीड किया और ये विद्रोह अचानक धार्मिक उन्माद में शुरू हुआ था। तो ये विद्रोह देखेंगे आप कि छोटे छोटे अलग अलग जगह फैला हुआ है, मतलब सुसंगठित नहीं है और अचानक हुआ मतलब प्लान्ड नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी से इधर इधर अपनी टुकड़ियां भेजी और इन विद्रोह को शांत कर दिया। 1857 के विद्रोह को शांत कर दिया। मंगल पांडे पकड़े गए और उन्हें आगे चलकर फांसी हो गई। आपको लगेगा ये विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इस विद्रोह से एक चिंगारी उठी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली। अब ये विद्रोह तो हो गया, अब आते हैं 1858, एक छोटा सा ईयर, नेक्स्ट ईयर 1858। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। यहाँ का प्रशासन सुचारू रूप से चला सके तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1773 आगे चलकर 1773 में पहला इन्होंने एक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं, रेगुलेटिंग अधिनियम। और इस प्रकार से ये कानून बनाते रहे और उस अधिनियम के माध्यम से ये अपना प्रशासन चलाते रहे। कानून बनता रहा 1857 के क्रांति तक। तब कौन बनाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ये करती थी यहाँ पर भारत में। हालांकि ये अंग्रेज़ों के ही प्रतिनिधि थे, लेकिन इस विद्रोह से एक परिवर्तन ये हुआ कि अब सीधे भारत का नियंत्रण किसके में चला गया, क्राउन। क्राउन मतलब ताज होता है, सीधे महारानी के हाथों में। अब यहाँ पे जो शासन चलेगा भारत में, अब वो क्राउन रूल कहलाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, क्राउन रूल कहलाएगा। ठीक, मतलब ब्रिटेन से सीधा नियंत्रण महारानी का। अच्छा, अब यहाँ से भारत के आज़ादी तक, फिर 1947 तक विभिन्न अधिनियम, काउंसिल एक्ट 1919, भारत सर्वशासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऐसे विभिन्न अधिनियम। आखिरी उनका 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंग्रेज़ों का भारत में। सब डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1773 से शुरू किया और अंग्रेज़ों का भारत में आखिरी अधिनियम 1947। लेकिन 1857 के बाद क्या परिवर्तन आया, क्योंकि डर गए, इस विद्रोह से एक डर उत्पन्न हुआ। ये हुआ कि अभी भाई हम जो ब्रिटिश सेना है भारत में, उसमें तो 50% से अधिक भारतीय सैनिक ही हैं, और अगर ये विद्रोह भविष्य में और हुआ और सारे भारतीय सैनिकों का समर्थन मिला तो रातों रात हमें साफ कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए अब क्या किया कि उनको लगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की विफलता है भारत में, तभी ये विद्रोह हुआ। तो सीधे अब महारानी के नियंत्रण। ठीक, अच्छा, ये समझ गए आप, क्राउन रूल शुरू होता है यहाँ से। 1858 से जब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं तो हम पहुँचते हैं 1885 में, और इसमें एक व्यक्ति आएंगे पिक्चर में, A.O. हिंदी में है तो हिंदी में लिखता हूँ, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम यूरोपीय हैं ये। इतिहासकारों का मानना है कि A.O. ह्यूम ने 1885 में किसकी स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की। इतिहासकारों का मानना है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना, वास्तव में इसने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया। पाइपलाइन में जो पानी बहता है वहाँ उस पानी के बहाव को रोकने के लिए वॉल्व का इस्तेमाल करता है, सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन के लिए। तो इसने ऐसा काम किया। क्यों? क्योंकि 1857 से जो विरोध के स्वर, जो विद्रोह के स्वर उठने लगे थे, वो आगे चलकर भीषण रूप न ले ले, तो इसी में अंग्रेज़ों की एक कूटनीतिक चाल के परिणाम स्वरूप 1885 में A.O. ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की गई, जिस कांग्रेस पार्टी को आप आज देखते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है ऐसा? तो A.O. ह्यूम ने अंग्रेज़ों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, और A.O. ह्यूम ने ये कहा, इसी के पहले अध्यक्ष जो है रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बने थे, वो सब इतिहास में आप पढ़ेंगे। मैं भूमिका बनाकर आपको जल्दी से संविधान से जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीयों को इस पार्टी में हम शामिल करेंगे,
और हम भारतीयों की मांगों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाएंगे, और वो हमारी मांग, इस प्रकार से हम दबाव बनाएंगे और अंग्रेज़ हमारे अधिकार और हमारी मांग पूरी करेंगे। एक तरह से ये लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा हुआ कि आगे चलकर इस प्रकार का विद्रोह और भीषण स्वरूप में ना हो सके। ठीक, ओके। 1885 तक हम चले गए। एक कहानी को यहाँ समाप्त करो, आगे चलते हैं। तो इस बीच में जब आप देखेंगे तो इसी कांग्रेस पार्टी में आगे चलकर बड़े बड़े नेता आपको दिखाई देंगे। 1915 में गांधी भी डरबन से आकर भारतीय राजनीति में सक्रिय होंगे तो आपको कांग्रेस में ही नजर आएंगे। जवाहरलाल नेहरू, फिर बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सब आपको कांग्रेस में दिखेंगे। फिर आगे चलकर 1907 में इनका विभाजन हो जाता है, मतलब वैचारिक मतभेद। कुछ एक गरम दल कहलाते हैं, एक नरम दल कहलाते हैं। नरम दल मतलब अहिंसावादी, गरम दल ये जो उग्रवादी थे, मतलब नहीं, एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल आगे करने पर अंग्रेज हमें छोड़ नहीं देंगे और तेज मारेंगे। ये भारत हमारा है और इसे हमें अंग्रेजों को खदेड़ कर वापस प्राप्त करना होगा। ठीक है, ये कहानी चल रही है। आगे चलेंगे, बहुत सारे आपको कांग्रेस के 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक आंदोलन, जिसे हम सविनय अवज्ञा कहते हैं। लेकिन इसी बीच में इस कहानी को यहीं रोकता हूँ और मैं पहुँचता हूँ 1939 से 45 इस ईयर के बीच पहुँचता हूँ। इस समय क्या हुआ? ये समय विश्व में और भारत की स्वतंत्रता के लिए ये साल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय होता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बार बार अंग्रेजी लिख देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1900। ये दूसरा, अब तक दो ही विश्व युद्ध कहलाते हैं। 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। पोलैंड एलाई था इंग्लैंड का, तो इधर से इंग्लैंड भी कूद गई, उधर से जर्मनी के सहयोग में कुछ देश कूद गए और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस विश्व युद्ध की बड़ी महत्ता है अगर इसको आप समझें। अंग्रेज़ों ने भारत को जितना निचोड़ा खसोटा, वो सारा धन अब उनका इस युद्ध में घुसने वाला था। जो इतनी बड़ी सैन्य शक्ति स्थापित कर ली थी अंग्रेज़ों ने भारत में, अब वो सैन्य शक्ति भी छीर्ण होने वाली थी, क्योंकि यही सैनिक भेजे जा रहे थे विश्व युद्ध में लड़ाई पर, और बहुत मारे गए, बहुत नुकसान हुआ अंग्रेज़ों को। तो इस विश्व युद्ध से क्या हुआ? अंग्रेज़ आर्थिक रूप से और सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो गए। और हम इस समय तक 1857 से जो चिंगारी उठी थी, उसका परिणाम ये था कि पूरे भारत में जगह जगह क्रांतिकारी संगठनों ने आपका उदय हो गया। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर, अंग्रेजों को मार कर भगाना होगा, ये ऐसे नहीं जाने वाले। ये भारत हमारा है, भारत हमें उसी प्रकार से छीनना होगा जिस प्रकार अंग्रेजों ने इसे कब्जा किया। भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे तमाम नाम आपको मिलेंगे, अशफाक उल्लाह खान, तमाम नाम मिलेंगे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नहीं सोचा उन्होंने। कांग्रेस इधर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस देखिए, इससे पहले 1942, इसी बीच में 1942 आएगा। इसी बीच में 1942 इस समय एक आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, इससे पहले तक कांग्रेस की राजनीति का स्वरूप कैसा था कि कांग्रेस, अंग्रेजों की सत्ता तो हमें स्वीकार है, लेकिन आप हमारे अधिकार हमें दें, भारतीयों का अधिकार आप दें, उसको संरक्षित करें। इसी बीच ये जो विश्व युद्ध चल रहा था, इसी बीच सुभाष चंद्र बोस, वैचारिक मतभेद हो गया, ये कांग्रेस की अध्यक्षता पद इन्होंने त्याग दी और इन्होंने ये चले गए कहाँ? सिंगापुर। और INA की स्थापना हुई, आज़ाद हिंद फौज। उद्देश्य इनका भी वही क्लियर, जापान के सहयोग से उनकी सेना भी चढ़ाई कर रही है और इन्होंने अंडमान क्षेत्र में अंग्रेज़ों से कब्जा भी प्राप्त कर लिया था और वहाँ पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। आगे आप सब इस इतिहास में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से वो भी उग्र मतलब आगे बढ़ रहे थे।
तो एक तरफ ये कमज़ोर हो रहे थे, उधर सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का भी डर, इधर क्रांतिकारी संगठन अपनी चरम सीमा पे, इनका डर, और इधर इस बीच में जब अंग्रेज़ कमज़ोर हो रहे थे तो कांग्रेस ने भी 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। अंग्रेज़ इस समय डर, अब पहली बार अंग्रेज़ यहाँ डरे हुए नज़र आएंगे कि अब हम नहीं, शायद टिक नहीं पाएंगे। 1945 में, इस विश्व युद्ध के समाप्त होता ही 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट केटली उठाकर चाय बेचने जाते थे, इन्होंने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इन्होंने, अच्छा, अब अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे तो सत्ता किसी ना किसी को देके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी उस समय बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, और भी छोटी पार्टियाँ थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी थी। ये तय हुआ कि अंग्रेज़ जो है सत्ता किसे देकर जाएंगे, कांग्रेस को। 64 करोड़ के आसपास धनराशि भी दी कि भाई अब हम जाएंगे तो इससे आप जो है, वो शायद 64 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने धनराशि भी दी कि आप तब तक आप स्वतंत्र होंगे तो अपना शुरू करें आप। लेकिन भाई कांग्रेस ने कहा कि देखिए, हम लंबे समय तक पराधीन ही रहे हैं, कभी अरबियों ने हम पर शासन किया, कभी मुग़लों ने शासन किया, फिर आप लोगों ने भी हमारे ऊपर शासन किया, तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोगों ने 54 देशों को अपना गुलाम बनाया है, वो 54 देश जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, मतलब अंग्रेज़ों का कब्जा था, कॉलोनी कहते हैं इसे, उन 54 देशों को आज की डेट में उनके समूह को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है, कॉमनवेल्थ नेशंस। तो कांग्रेस ने निवेदन किया कि आप हमारी भारत के संविधान बनाने के लिए हमारी सहायता करें। ये तो तय था कि स्वतंत्र भारत जो है वो राजतंत्र से बिल्कुल अलग होगा। कैसा देश होगा? लोकतांत्रिक देश होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था होगी यहाँ। और इसको एक काम करो, फोटो खींचना है, फोटो खींच लो, कोई एक भी फोटो खींच लो, ऐसे ही समझ के। बाकी सब पढ़ेंगे आप, डिटेल में नोट्स आपके पास मिलेगा। हो गया? आइए, तो ये पहले से तय था कि जो फ्रीडम फाइटर्स से एक सपना था कि भारत, स्वतंत्र भारत जो है वो वहाँ राजतंत्र नहीं होगा, राजशाही नहीं होगा, क्या होगा वहाँ? लोकतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। लोकतंत्र का अर्थ, इसी को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में शासन होगा, सरकार किसके द्वारा? सरकार द्वारा। और ये सरकार कैसी होगी? ये सरकार ऐसे समझो आप, लोगों की होगी, लोगों द्वारा चुनी जाएगी। और ये जो सरकार चुनी जाएगी लोगों द्वारा, ये काम किसके लिए करेगी? लोगों के लिए, लोगों के लिए कार्य करेगी। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप ही लोग हैं, लोगों की सरकार का मतलब हम ही लोगों में से कैंडिडेट कुछ खड़े होंगे, ठीक। छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी आपको पता है राज्य की सरकार चुनी जाती है। कैसे बनता है? यहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं, मतलब
हर एक सीट पर कांग्रेस एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, बीजेपी अपना, और अन्य राजनीतिक दल भी खड़ा कर सकते हैं, और जिसे कोई टिकट नहीं देता वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। ऐसा 90 विधानसभा सीटों पे होगा। हम ही लोगों में से खड़ा हुआ है व्यक्ति, और हम ही लोग जो बाकी बचे वो वोट करेंगे, और जिसे ज़्यादा मत मिलेगा वो जीतेगा उस विधानसभा सीट से। तो हर एक विधानसभा सीट से कोई ना कोई जीतेगा, तो 90 विधायक चुने जाएंगे। फिर जिस राजनीतिक दल के 50% से अधिक कैंडिडेट जीतेंगे, मतलब 46 विधायक कम से कम जिस राजनीतिक दल के होंगे, वो राजनीतिक दल उस राज्य में अपना सरकार बनाएगी। पहुंच गए, यही लोग पहुंच गए, लोगों द्वारा चुनकर सरकार में शामिल हो गए। और फिर इनका काम होगा किसी लोगों के लिए कार्य करना। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये कहा जा सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में ये अपने लिए कार्य करते हैं, कोई सेवा के लिए नहीं आए। हर तरह भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी ये काम करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते, अपने लिए कार्य करते हैं। लिखना किताब में आपको ये नहीं लिखना है कि अपने लिए काम करते हैं, खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने निवेदन किया अंग्रेजों ने, आप हमारा संविधान बनाने में सहायता करें। तो अंग्रेजों ने क्या किया, नवंबर 1946 ये एक 3 सदस्यीय दल भेजते हैं, जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। इसका नाम क्या होता है, कैबिनेट मिशन। एक मिशन के तहत ये आए थे कि भारत का संविधान का निर्माण। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, स्टफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इस तीनों में मुखिया कौन था, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन, पैथिक लॉरेंस। कब आए, नवंबर 1946, कांग्रेस के निवेदन। ठीक, अंग्रेजों ने भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संवैधानिक सभा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, संवैधानिक सभा बोलिए आप या संविधान सभा बोले आप, एक ही बात है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा 389 सदस्य इसमें शामिल किए गए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा ना, बस रूपरेखा के लिए, डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। ये 389 सदस्य कैसे थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, प्रांतीय चुनाव होते थे पहले, ये वो वहाँ अभी ना जाएं, वो आगे इतिहास में देखेंगे। अब ये बिल्कुल उसी प्रकार की व्यवस्था हो गई कि संवैधानिक सभा यही निर्माण करेगी भारत के संविधान का। तो जैसे हमारे घरों में आयोजन होता है, बड़ा आयोजन हो, तो कोई एक व्यक्ति उस बड़े आयोजन को संपादित नहीं कर सकता, वो संभव नहीं। तो क्या किया जाता है, भाई को जिम्मेदारी दे दे कि भैया तू टेंट संभालना, एक भाई की जिम्मेदारी, तू केटरर्स खाने पीने का काम संभालोगे, पिताश्री वित्त संभालेंगे, माताश्री जो है मेहमानों के आने जाने का ख्याल रखेंगे। इस तरह से बड़े इवेंट पूरे होते हैं। लड़कियों की सहेलियों को दे दिया जा सकता है नज़र रखना। शंका है कहीं मंडप से पहले दिमाग जो है बिगड़ ना जाए, भाग ना जाए, नज़र रखो खिड़की पे, साड़ी ओड़ी बांध के रखो, क्योंकि वही एक साधन बन जाता है बांध के जोड़ के फरार होने का। वो सारी अलग बातें हैं। और लड़के भी वैसे, लड़कों पे भी नज़र, मतलब लड़कों पे नज़र कहाँ रखेंगे, देखना होता है कि ये कहीं ये बीच में पगलाए ना, पता चला वहीं मंडप में बैठने से पहले वहाँ दुल्हन इंतज़ार कर रही है, फरार कहीं और। वो छोड़ो, खैर वो बातें। ये जो है, ये तो भारत के संविधान का निर्माण किया किसने, संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा किसने बनाई, कैबिनेट मिशन। ठीक, ओके। तो उसी प्रकार से बहुत सारी समितियां बनाई गई, 4-4, 5-5 सदस्यों की। प्रारूप समिति, रियासतों को मिलाने वाली समिति,
फ्लैग समिति, बहुत सारी, झंडा समिति, ऐसे बहुत सारी समितियाँ बनी, आगे विस्तार में पढ़ोगे। ठीक, इन समितियों को काम बांट दिया गया, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, क्योंकि भाई इतना बड़ा देश और जो संविधान बनने वाला है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनने वाला है, लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, पता है आपको? सबसे बड़ा है ना, सबसे लेंदी। अच्छा, पता हो जाएगा कोई बात। ये अब इन्होंने संविधान का पे निर्माण कार्य शुरू किया। कब आए थे? नवंबर 1946 संविधान सभा का निर्माण किया। लगभग 1947 के प्रारंभ में भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ। लेकिन थोड़ा सा समय बीता ही था और हम अगस्त 1947 पर अंग्रेज छोड़ के चले गए और हम आज़ाद हो गए। लेकिन अब तक भारतीय संविधान तैयार नहीं। अब क्या होगा? आगे चलकर निर्माण प्रक्रिया चल रही है और आगे चलकर हम देखेंगे कि इस संविधान को, जिसका निर्माण 1947 के प्रारंभ में शुरू हुआ था, उसे बनने में लगभग 2 साल 11 महीने नहीं 18 दिन लग गए। मतलब भाई हम तो 7-8 महीने में आज़ाद हो गए। तो क्या, तो ऐसी स्थिति में इस समय भाई जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक इस लोकतंत्रात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव होगा तभी तो सरकारें चुनी जाएंगी, तभी तो शासन चलेगा। तब तक के लिए अंतरिम सरकार बनाएगी, अंतरिम सरकार, टेम्पररी गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली, इस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री कौर, इस प्रकार से कौर थी। पहली एक ही महिला थी, मंत्री बनाई गई थी और स्वास्थ्य मंत्री थी। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई टेम्पररी थी, वही बिल्कुल भाई जैसे विवाह में अलग अलग जिम्मेदारी बांटी जाती है, बड़ा आयोजन है, उसी प्रकार इतने बड़े देश का भले अस्थायी रूप से, अंतरिम रूप से सरकार बनी है, लेकिन भाई काम तो बांटना पड़ेगा ना। एक डिफेंस मिनिस्टर बने बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर बन गया, ऐसे 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 सबको बांट दिया गया और भारत का शासन चालू हो गया, प्रशासन चालू हो गया। अब लेकिन संविधान पे कार्य जारी है। अब आएगा डेट 26 नवंबर 1949 और एक और डेट आएगा 26 जनवरी 1950। अब आगे चलकर ये ऐसा समय है, इस समय भी संविधान पूर्णतः तैयार नहीं है। तो क्या किया जाएगा? कुछ जैसे चुनाव आयोग और राष्ट्रपति का चुनाव, ऐसे संबंधित कुछ प्रावधान जो है 15 प्रावधान, लगभग क्या 15 ही प्रावधान थे संविधान के, उनको लागू कर दिया गया ताकि आगे का काम चल सके। संविधान पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। तो संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। कब किया गया अंगीकृत? 26 नवंबर 1949। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 पूर्णतः बन के संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको कहानी के रूप में लगभग याद है। ठीक है, इससे अब कहानी आगे बढ़ती है। संविधान हमारा बनके तैयार। ठीक, वीडियो यूट्यूब से वैसे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब भारत का संविधान बनके तैयार है। ठीक, संविधान क्या होता है? संविधान सामान्य भाषा में बात करूंगा, बिल्कुल सामान्य क्लिष्ट भाषा में संविधान आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं सरल भाषा का प्रयोग करूंगा जिससे संविधान की समझ विकसित हो। संविधान, किसी देश का संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं।
किसी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी संगठन व्यक्ति उस कानून से ऊपर नहीं है। उस देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान, उस देश का संविधान। ना राष्ट्रपति को इजाज़त है, ना प्रधानमंत्री को इजाज़त है, ना कोई संगठन, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा ना कोई नागरिक संविधान के ऊपर है। वो संविधान, उसे संविधान के प्रावधानों के अंदर ही रहकर कार्य करना होगा। यदि वो संविधान के प्रावधानों या संविधान द्वारा खींची गई परिधि के बाहर जाकर कार्य करता है तो वो कृत्य असंवैधानिक होगा, यानी कि अपराध होगा। ठीक, अच्छा, तो किताब बनकर तैयार है, समझ गया? संविधान किताब बनकर तैयार है और वो किताब आपको कुछ इस रूप में दिखाई देगी। और किताब का जो पृष्ठ होगा, यहाँ 4 शेर निशान, नेशनल एम्बलम चिन्ह दिखाई देगा। 4 शेर, 3 शेर दिखते हैं आगे, एक पीछे सरनार वाला। अच्छा, ये ऊपर बना होगा और लिखा होगा इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी। ये किताब का कवर है। इसकी खास बात 26 जनवरी है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था, मतलब इसे हम क्या कहेंगे? मूल संविधान कहेंगे, मूल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान है ये हस्तलिखित, इसकी खासियत देखिए, क्या था ये? हस्तलिखित था, हाथ से लिखा हुआ, बड़ी सुंदर अंग्रेजी की हैंडराइटिंग में हाथ से लिखा हुआ। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ था मूल संविधान? अंग्रेजी। अब कोई सवाल उत्पन्न होता है? अभी ये 2 तथ्य बता दिया, कोई सवाल उत्पन्न होता है? बताइए, बोलो। अच्छा, और क्या सवाल उत्पन्न होता है? जयता? हाँ, और कोई सवाल? सबसे पहला सीधा सवाल, किसने लिखा? कोई तो लिखा होगा, है? वो तो बात की बात है, लेकिन कोई तो लिखा होगा। प्रेम बिहारी रायजादा, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी राय, इन्होंने लिखा था। ठीक है, अच्छा, अब ये तो रही किताब का कवर। खोलना पड़ेगा किताब को, 3D है नहीं, मैं इसको मिटा दूँगा तो समझो किताब खुल गई। ये इसको मिटा दिया, इसको यहाँ से उठा के पलट दिया, किताब का पहला पन्ना आ गया। ऐसा ब्लैंक नहीं रहेगा, अभी मैं लिखूँगा इसे। और जैसे ही आप किताब खोलेंगे आपको पहले दिखाई देगा प्रियम्बल। अंग्रेजी में लिखा था ना ये ओरिजिनल, तो प्रियम्बल ही लिखा होगा। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ। इसे हम कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना, सवाल आपके मन में बनेगा, प्रस्तावना क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है? बहुत सामान्य भाषा में आप समझिए। प्रस्तावना, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, असल में ये पूरी संविधान की किताब का एक सारांश है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्य किताब जब आप खोलते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, प्रीफेस लिखा हुआ मिलता है। तो किसी भी किताब का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस वास्तव में उस किताब की एक झलक दिखला जाता है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस आने वाली इस किताब में क्या है, क्या थीम है, क्या सारांश होगा, किसके बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक झलक देता है, सारांश देता है, एक थीम देता है। इस प्रस्तावना को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमारे जो इंडियन फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, क्या होगा, आपकी वो झलक आपको यहाँ मिल जाएगी। लगभग पूरे संविधान का, स्वतंत्र भारत के संविधान का, स्वतंत्र भारत की स्थिति आपको उसका आइडिया यहाँ से लग जाएगा।
We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic and to secure, ऐसे लंबा सा चले। मुझे अंग्रेजी में याद है, हिंदी में जब प्रस्तावना पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। ये हिंदी में ऐसे शुरू होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। डिटेल में जाऊंगा तो फिर वो आपको इंटरेस्ट खो देंगे, क्योंकि मुझे जोड़ना है इसको। उसके बाद तो हम कायदे से चलते जाएंगे। हम भारत के लोग, ये भाषा कॉपी की गई है कहाँ से? अमेरिका से, अमेरिकन वॉर ऑफ डिक्लेरेशन से। क्या क्या खासियत इस पूरे प्रियम्बल में क्या क्या खासियतें हैं, लगभग थोड़ा सा बता रहा हूँ। बोलता है भारत कैसा देश होगा? भारत संप्रभु हो, संप्रभु, सॉवरेन। संप्रभुता से आप क्या समझे? संप्रभु, भारत एक संप्रभु देश है। इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि भारत, स्वतंत्र भारत, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी बाहरी दबाव में कार्य नहीं करेगा। सक्षम है वो भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए, उसका निर्णय खुद का होगा। ऑल पावरफुल, हम आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वयं आत्मनिर्भर हैं। इसी में लोकतंत्रात्मक भी शब्द आएगा, वो तो आप समझ ही गए। इसी में गणतंत्र भी एक शब्द आएगा, समझेंगे आप आगे, मैं बताऊंगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। धर्मनिरपेक्ष आएगा, एक शब्द आएगा। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या, अच्छा धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बताओगी? बताओ ज़्यादा। यही है, हाँ है तो यही। इसको हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत ना। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत का कोई, इस देश का, इस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं, ये भी तो समझ सकते हैं। अपना कोई धर्म नहीं मतलब जो भी धर्म यहाँ निवास करते हैं सब बराबर, ये भी तो अर्थ हुआ। अच्छा, तो इस तरह का पूरा झलक आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, पन्ना पलट दें, डिटेल में बाद में देखेंगे ना इत्मीनान से। पन्ना पलट देते हैं, पलट दिया, अभी भी कोरा नहीं है, बताता हूँ। ये पूरी की पूरी किताब कितने भागों में बटी हुई है? 22 भागों में बटी हुई है, पार्ट्स। पूरी की पूरी किताब आपको किस में बटी हुई मिलेगी? 22 भागों में। और प्रत्येक भाग किस में बटा हुआ है? प्रत्येक भाग अनुच्छेदों में, अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स कहते हैं हम इसे, ठीक है। और इस संविधान में आपको और क्या मिलेगा? अनुसूचियां मिलेंगी, अनुसूची मिलेगी। थोड़ा इधर से ध्यान से देखना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मूल संविधान ना, जो 26 जनवरी 1950 को मूल हस्तलिखित वर्ग जो प्रस्तुत हुआ। 22 भाग, अनुच्छेद कितने? 395 थे। और ये अनुसूचियां कितनी थी? 8। तो जो मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कितने भाग थे? 22 भाग जो है अनुच्छेदों में विभक्त थे। तो कितनी अनुच्छेद थे? 395। अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में? 8। लेकिन ये तो मूल संविधान की बात हो गई। अब देखिए, संविधान निर्माताओं को ये ज्ञात था कि भाई देखो, संविधान बन रहा है 1950 में, लेकिन क्या वक्त बदलेगा, मांग भी बदलेगी, लोगों की सोच भी बदलेगी, शासन की व्यवस्था भी बदलेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1950 में जो परिस्थितियाँ थी वो आगे 200 सालों तक रहेगी। बदलाव ज़रूरी है और बदलाव होता भी है, सतत प्रक्रिया है, आप इसे रोक नहीं सकते। तो संविधान निर्माणकर्ताओं को ये अच्छी तरह से पता था, इसीलिए उन्होंने संविधान में ये प्रावधान किया कि समय समय पर संविधान में बदलाव भी किए जा सकते हैं, ठीक, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होगी। ऐसे ही नहीं किसी के मन में आया संविधान में बदल मिटा के लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक प्रक्रिया होगी और संविधान में संशोधन
करने का अधिकार संविधान ने ही किसे दिया है? संसद। अभी आगे चल के आप समझेंगे, पूरी प्रक्रिया समझेंगे। देखिए, दो सरकारें बनती हैं, एक पूरे भारत के लिए केंद्र में सरकार, और वो कहाँ काम करती है? संसद में ना। और हर राज्य में एक सरकार होती है, राज्य की सरकार, वो काम करती है विधानसभा में। तो विधानसभाओं को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। किसे है अधिकार? वो जो केंद्र में बैठी है, संसद, पार्लियामेंट। ठीक, और प्रक्रिया सब समझेंगे बड़े आराम से। तो संविधान ने ये व्यवस्था स्वयं की है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है कि संविधान संशोधन अधिनियम पारित होगा। हम ये भी आगे देखेंगे कैसे अधिनियम संसद बनाता है। ठीक, अभी सिर्फ सुनिए उस प्रक्रिया में वो प्रक्रिया कैसी है। संविधान संशोधन अधिनियम संसद ने यदि पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, मतलब अप्रूवल मिल गया कि हाँ भैया ये संशोधन संविधान में अब किया जाएगा। ठीक, ओके, वो असंवैधानिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया, क्योंकि संविधान ने ये प्रावधान किया है, एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा हम संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं। एक शब्द भी अगर बदलना हो तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से गुजरना होगा। समझ रहे हैं आप? किसी चीज़ को निकालना हो, मतलब भाई 1950 में बना था, इस चीज़ की उपयोगिता नहीं रहेगी, हटा दो इसको, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन अधिनियम, तभी वो निकाला जा सकेगा। किसी नई व्यवस्था को ऐड करना है तो किसी की स्पेलिंग भी बदलनी है, संविधान संशोधन। समझ रहे हैं आप? इतना तो समझ रहे हैं? ओके, आइए। तो इस प्रकार मतलब संविधान में परिवर्तन हो सकता है। एक बात तो क्लियर हो गई, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिवर्तन हुए भी होंगे अब तक, है ना। तो भागों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन नहीं हुई है। आपको ये याद रखना है कि अभी भी संविधान में भाग कितने हैं? 22। वर्तमान में भी 22 है। वर्तमान में भी भागों की संख्या 22, लेकिन अनुच्छेद बढ़कर 400, अनुच्छेद जो है बढ़कर 460 प्लस हो चुके हैं। ये बढ़ता रहता है, एक बढ़ता रहेगा, तो वो कितना याद रखोगे आप? इतना ही याद रखो, 460 प्लस, ठीक, या 450 प्लस, जैसे याद रखो। अनुसूची जो 8 थी प्लस 4 हो गया, और अनुसूची कितने हो गए? 12। तो अब देखिए जो आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी? वर्तमान में कितनी? इसमें विवाद है। कई लोग कहेंगे कि 25 हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में उसमें और भाग जोड़े गए, 9A, 9B, इस तरह से जोड़े गए, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है। भाई आप ऐसा सोचिए, आप 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 22 भाग बने। कुछ और मान लो 3 में, मान लो 9 में इसी का एक सब पार्ट जोड़ा गया। सब पार्ट ना, भाग नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? उपभाग। भाई 9 है आपका भाग, मुख्य भाग, इसी में जोड़ा गया 9A, इसी में जोड़ा गया 9B, तो ये क्या है? ये उपभाग हैं, भाग थोड़ी है। तो भागों की संख्या बदली नहीं है, अभी भी 22 है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, वर्तमान में 450 से अधिक है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, वर्तमान में कितनी? 12। सब डिटेल में जानिए आगे, ठीक है? समझ गए आप? ओके। अब आते हैं संविधान का भाग। शुरू होता है संविधान, और ये शुरू होता है भाग 1 से। हर एक भाग का एक शीर्षक होगा। इस भाग का भी शीर्षक है, और शीर्षक है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मतलब यह है कि संविधान में जितने प्रावधान है सबको बांट दिया गया है। अच्छा, अब ये भाग, अब आपको ये भी बताया मैंने कि भाग किस में विभक्त है? अनुच्छेदों में। तो अनुच्छेद भी शुरू होगा यहाँ से। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, क्लोज।
फिर भाग 2 है। अब आपसे मैं क्या क्या सवाल बन सकता है भाई, बताइए कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद? 4, 1 से 4 तक, है ना? अच्छा आइए थोड़ा सा देखते हैं। भाग 1 कैसे शुरू होता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत राज्य और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। संघ को सामान्य भाषा में समझो, एक कुछ समूह होगा। तो भारत वास्तव में है क्या भाई? ये भारत जो आपको ये नक्शा दिखता है, ये नक्शा दिखता है, इसके अंदर है, उसी का तो संघ है। ये किसका संघ है? इसके अंदर क्या है? राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उन्हीं से मिलकर तो भारत संघ का निर्माण हुआ है ना। कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? 28। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। वो इस विस्तार से बताऊंगा, उनकी स्थितियां बदली थी, वो 9 हो गए थे, फिर वापस 8 हो गए, दमन दीव दादर नगर हवेली 1 हो गए, कैसे हो गए सब आप बाद में देख। अब वास्तव में ये भारत वर्तमान में 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का समूह है। इन सारे राज्यों के नाम, संघ शासित प्रदेशों के नाम का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ शीर्षक देखो ना, वही तो है क्या? भारत संघ और उसके राज्य है ना। उसमें भी भारत में कितने राज्य, उनके नाम, संघ शासित प्रदेशों के नाम, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? अनुच्छेद 1 ना। ओके, द मूविंग फॉरवर्ड, एक और खास बात आप ध्यान रखनी होगी। इंडिया दैट इज भारत ऐसे शुरू होता है ये अनुच्छेद। भारत, इंडिया के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में केवल एक ही जगह हुआ है, भारत शब्द ना, बाकी इंडिया 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 चल। तो एक सवाल बनता है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि संविधान में भारत शब्द का इस्तेमाल कौन से भाग में हुआ है? भाग 1। और अंदर चला जाऊं और पूछूं आपसे कि कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 1। समझ गए आप? सिर्फ ध्यान दो, याद रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं, वो मैं याद करवा दूंगा आगे चल के। सिर्फ ध्यान दो, समझो, अभी समझो। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 2 और 3। इन दोनों में एक कॉमन चीज है, राज्यों का निर्माण। दोनों में क्या कॉमन चीज है? राज्यों का निर्माण। आप समझते हैं भाई, अगर दोनों का दोनों में प्रावधान ये है कि राज्यों का निर्माण, तो फिर 2 और 3 अलग अलग लिखने की आवश्यकता पड़ी? एक मन में आपके सवाल कोई भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, अभी उसका जवाब आपको मिलेगा। दोनों में ये कॉमन चीज़ है, लेकिन अंतर तो है। अंतर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, दोनों में कॉमन चीज क्या है? नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण। इसका उदाहरण मैं आपको लिखता हूं यहां पर, एक सिक्किम, और इसका उदाहरण क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया का उदाहरण ले लो। छत्तीसगढ़ उदाहरण, सिक्किम अनुच्छेद 2 का उदाहरण, छत्तीसगढ़ अनुच्छेद 3 का उदाहरण। समझते हैं कैसे? देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारतीय संघ से बाहर कोई भूभाग, जो भारत का नक्शा आपको दिख रहा है ना, ये इससे बाहर कोई भूभाग
भारत अपने संघ में शामिल कर सकता है उस भूभाग को और उसे एक राज्य का दर्जा देकर नवीन राज्य का निर्माण कर सकता है। संविधान ही कह रहा है, संविधान तो सबका बाप है, तो संविधान ये इजाज़त दे रहा है, मतलब नए राज्य का निर्माण हो सकता है। वो भी किस प्रकार? यदि भारतीय संघ से बाहर कोई विदेशी क्षेत्र है उसे भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और उसे एक नए राज्य का दर्जा देकर एक नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? इसका उदाहरण ये यहाँ पर सिक्किम है, ठीक? ये भारत में नहीं था पहले, ये बाद में भारत में शामिल हुआ है और बाद में भारत का एक राज्य बना है, ठीक? अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो सिक्किम राज्य बन गया, भारत में शामिल कर लिया गया और भारत का एक राज्य बन गया भाई। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, इस सिक्किम का नाम संविधान में शामिल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब वो भारतीय संघ का हिस्सा है ना? उसके नाम को शामिल करना पड़ेगा। कहाँ शामिल करना होगा? कहाँ पे? अभी तक जितना आप जानते हैं यहाँ शामिल करना पड़ेगा ना, और यहाँ शामिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन अधिनियम लगेगा उसके लिए, है ना? इसलिए संविधान में संशोधन होगा, क्योंकि सिक्किम को यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा भाई। अब भारत के संघ में बदलाव हो गया है, एक और नाम शामिल हो गया ना, तो उसकी पूरे डिटेल्स आगे समझेंगे, लेकिन इतना तो समझ गए आप? ओके, अब 3 में आ जाते हैं। 3 क्या कहता है? 3 कहता है भारतीय संघ के भीतर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। संघ के भीतर और संघ के बाहर डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ से बाहर कोई वो तो विदेशी क्षेत्र हुआ ना, उसे भी हम चाहे युद्ध में जीत कर, चाहे सिसेशन से, चाहे एग्रीमेंट से हम शामिल कर सकते हैं और उसे एक नया राज्य बना सकते हैं। और अनुच्छेद 3 कहता है भारतीय संघ के भीतर हम चाहे तो एक राज्य को काट कर एक नया राज्य बना दें, चाहे तो ये 2 राज्य है, इसकी एक क्षेत्र काट दो, इसका एक क्षेत्र काट दो। ऐसे में तेलंगाना का निर्माण जैसे हुआ, उदाहरण, एक राज्य को काट दो 2 भागों में, जैसे मध्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश को काटा, एक भाग इधर छत्तीसगढ़ बन गया। जैसे यूपी को काटा, ऊपर उत्तराखंड बन गया। जैसे बिहार को काटा, नीचे झारखंड बन गया। तो ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ, ये संविधान के किस प्रावधान के तहत हो रहा है? 3 दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप? क्लियर है? अच्छा, ये हुआ। तो सिक्किम जो है वो भारत का अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के तहत बना 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ऐसे आपको मिलेंगे संशोधन, समझा देता हूँ क्योंकि यही सब आगे काम आएगा। ये 34 लिखने का मतलब क्या हुआ? सॉरी 34 नहीं, 35 है, 35वां और यह है 74। ऐसे लिखने का अर्थ समझिए आप, कैसे क्या समझेंगे? ये कौन सा संविधान, कौन से क्रम का संविधान संशोधन है? 35वां। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे पहले 34 संविधान में संशोधन हो चुके हैं ना, ये 35वें क्रम का है। सिक्किम के लिए जो किया गया वो 35वें क्रम का संशोधन है संविधान में, ठीक? और कौन से वर्ष में हुआ ये ध्यान रखना पड़ता है, ये सब पूछते हैं प्रश्न। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये बताए भैया, अच्छा लेकिन सिक्किम यहाँ राज्य नहीं बना, भारतीय संघ में शामिल हुआ और इस साल में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। सह राज्य, एसोसिएट। छत्तीसगढ़ की जैसे पूर्ण राज्य है ना, वैसे सिक्किम उस समय पूर्ण राज्य नहीं बना। क्या बना? उसे दर्जा दिया गया सह राज्य का। कौन से क्रम के संविधान संशोधन द्वारा? 35वां ना। कौन से ईयर में? 1974। अगले ही साल 36वां एक संविधान संशोधन और किया गया 1975 में।
और सिक्किम जो है भारत को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अब सिक्किम जो है अन्य राज्यों की तरह एक राज्य हो गया। कितना समझ में आया? अच्छा, ये है भाग 1। हम बारी बारी से हर एक चीज़ की डिटेल में जाएंगे, है ना। और अभी हम एक भूमिका बनाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो वरना दिमाग पंचर हो जाएगा। क्लास कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको कह दूं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। पीएससी निश्चित तौर पे बड़ा एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम की बात हो, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे तो आपके दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। चिंता में आप जितना कर सकते हो उसके आधा नहीं कर पाओगे। आधा नहीं कर पाओगे तो आप जो एग्ज़ाम आप सरलता से क्वालिफाई कर सकते थे वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कैसी अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट की? एक, बैल की तरह मेहनत करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। पीएससी हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, ये आपको, इसकी डिमांड ये नहीं है कि आप विषय विशेषज्ञ बनो। इसकी डिमांड ये है कि इतिहास, संविधान, भूगोल, ये सब की इतनी जानकारी आपको हो कि आप एग्ज़ाम पीएससी में सेलेक्ट हो सको या फिर आप टॉप कर सको। आप विषय विशेषज्ञ बनने की कोशिश करेंगे, मतलब आप अपने टारगेट से भटकेंगे। मेरा उद्देश्य आपको सेलेक्ट करवाना है, विषय विशेषज्ञ नहीं बनाना है। अगर आपको किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करनी है तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो फिर आप जाइए किसी विषय में, आप पीएचडी कीजिए, किसी विषय में इसके स्कॉलर बनिए, रिसर्च पेपर्स लिखिए, व्याख्यान दीजिए, थीसिस लिखिए, डॉक्टरेट की उपाधि लीजिए। ये वो दूसरी फील्ड है। तो एक चीज़ से आपको बचना होगा कि उस विषय में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है कि पता चला किसी विषय से आपको एकदम प्रेम हो गया है, दिन भर साला उसी विषय को लेकर बैठे हो और बाकी सारे विषय जाए भाड़ में। उससे आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन से दूर हो। सेलेक्ट वो होता है जो स्मार्ट तरीके से दिमाग को ओपन रख के, दिमाग में प्रेशर लेके नहीं, खुले दिमाग से पढ़ता है, आराम से धीरे धीरे डेली बाय डेली टारगेट से आगे बढ़ता है, वो सेलेक्ट होता है। जो विषय वो पढ़ रहा है, जहाँ विश्लेषण की आवश्यकता है वहाँ पर विश्लेषण करने की शक्ति उसकी बढ़े, वो उत्पन्न करे, विश्लेषण कर सके। बुरे पक्ष, अच्छे पक्ष, कई जगह आप आगे, जब अभी आपने शुरू किया है, आगे चलेंगे ऐसा आएगा जहाँ पे आप अपनी समझ विकसित कर सकें, किसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप सोच सकें। इसका नेगेटिव ये हो सकता है, इसका पॉजिटिव ये हो सकता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक, एक और बात, प्रेशर नहीं लेने का, है ना, टेंशन भी नहीं लेने का। टेंशन अपने को देने का है। किनको टेंशन देने का है? तो टेंशन उनको देने का है समाज के मक्कारों, बेईमानों को। बनिए, अधिकारी बनिए और ईमानदार अधिकारी बनिए। आज हम जिस युग में रह रहे हैं ये मक्कारों और चोरों से भरा हुआ है। नेता देख रहे हो तुम, अफसर देख रहे हो, छोटे कर्मचारी देख रहे हो आप, आए दिन पेपर में आता है ये पटवारी वो पटवारी गांव में अपनी ड्यूटी करने के लिए वो गरीब किसान और इससे जो है हर जगह 100-200 हज़ार रुपये वसूलने की कोशिश में लगा है। वो क्यों लगा है? क्योंकि उसके ऊपर बैठा अधिकारी जो है उसको शेयर चाहिए, कट चाहिए, उसके ऊपर के अधिकारी को शेयर चाहिए, और जो उस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है उसको अपना कट देना है नेताओं को, मंत्रियों को। क्यों? मंत्री खुश रहेंगे तो प्रमोशन मिलेगा और भ्रष्टाचार से और संपत्ति इकट्ठा करेंगे, सुख सुविधा ऐश करेंगे उनके बच्चे।
चोर बनना बहुत आसान है, तुम्हें पता है, बेईमान बनना बहुत आसान है। ईमानदार बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए जो जिगर चाहिए वो बन सकता है जिसमें जिगर हो, जिसके खून में बेईमानी ना बहती हो, मक्कारी ना बहती हो, वो चाहिए। ये गुण सभी में तो नहीं मिलता आपको, लेकिन यदि आप में ये गुण हैं तो आप वास्तव में पुरुष हो, आप वास्तव में स्त्री हो, जिसमें अच्छाई होगी, जिसमें गरीबों के प्रति संवेदनशीलता होगी। ये बनने के लिए जिगर चाहिए, वरना बेईमानों से भरी पड़ी है दुनिया, बहुत बेईमान। ईमानदार शासकीय सेवक बनो, ये गुण जो है ये बुज़दिलों और कायरों की बस की बात नहीं। भाई कम पैसा मिलता है तो कम पैसे में अपनी ज़रूरतों को सीमित रखो। आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है तो और बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करो, बड़े अधिकारी बनो। अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से आप वहाँ पहुँचो, मक्कारी से नहीं कि नीचे टेबल के नीचे से जो है आप लोगों का शोषण करके पैसा कमा रहे हो। सभी जगह ये चल रहा है। तो भाई जब पूरी दुनिया समाज में चोर और मक्कार भरे हैं, तरह तरह से लोग ठगने की योजनाएं बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। ऐसी दशा में यदि आप अपना चरित्र बचा कर रखते हैं, आप चरित्रवान रहते हैं, तो आप विशेष हैं। ऐसा करने की हिम्मत सब में नहीं होती। तो ये तय आपको करना है कि आप ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहोगे जो आंख उठाकर और सीना चौड़ा करके जीता हो, कि ऐसा व्यक्ति बनना चाहोगे जो भ्रष्ट है, उसके पास पैसे तो अधिक हैं लेकिन हमेशा नज़र चुराएगा, उसमें वो ईमानदारी नहीं है तो उसमें वो दिलेरी भी नहीं होगी, है ना। ये तय करना है। एक उद्देश्य मेरा ये भी है कि कम से कम ब्यूरोक्रेट से जो छात्र निकले उनको मैं कुछ उनके दिमाग में डाल दूँ, वो जब कहीं पहुँचे तो एक मिसाल कायम करें, लोग उनसे प्यार करें, गरीब जनता उनसे प्यार करें ना। पैसा नहीं होगा ज़्यादा, ये बात जान लो, पैसा नहीं होगा ज़्यादा। इसी सिद्धांत में मैं चलता हूँ, वरना पैसा कमाना होता तो ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे ऑफ़र आए थे कि मैं बहुत पैसा कमा रहा होता। अभी तक कोचिंग मेरी पूरी भरी होती, अवार्ड खरीद लेता, चयन के प्रचार चल रहे होते मेरे, 36वां रैंक, ये बहुत सा। लेकिन मैंने चुना है कठिन रास्ते, बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है। सारे मक्कार एक हो जाएंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। मैं अपने दिल से इतना कड़ा हूँ कि उनको उठा के पटक दूंगा, चित्त कर दूंगा। क्यों इतना गट्स रखता हूँ? क्योंकि मैं चरित्र से ईमानदार हूँ। मैं अपना ज़मीन पैसे के लिए गिरा, पैसा मुझे चाहिए, कमाना है मुझे अपने परिवार के लिए, मुझे भी अपना घर बनाना है, लेकिन मक्कारी से नहीं, ईमानदारी से। और मैं बनाऊंगा एक दिन, तुम देख लेना, सारे मक्कारों को मैं उठा के पटकूंगा। आएगा वक्त आएगा, और तुम लोग भी मेहनत करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। अच्छी तगड़ी जगह अफसर बन के बैठो जहाँ तुम वास्तव में तुम्हारे पास वो अधिकार और पावर है जो कर सको ना। भाई हमारे पास जब कुछ होगा तभी तो हम सहायता कर पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सहायता कैसे करेंगे ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं, अगला भाग आएगा। अगला भाग आएगा तो इसका भी एक शीर्षक होगा, और इसका शीर्षक है नागरिकता, सिटीजनशिप। चल रहा है, चलो नागरिकता। और 4 से यहाँ ख़त्म हुआ, मतलब यहाँ से कंटिन्यू होगा अनुच्छेद 5, ऐसा कंटिन्यू करके कहाँ तक जाएगा? अनुच्छेद 11 तक।
अलग अलग प्रावधान हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। भारत आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया, तो उससे पहले किन्हें नागरिकता दी जाएगी, किन्हें नागरिकता, कौन नागरिकता के लिए अपात्र होंगे भारतीय नागरिकता के लिए, ये सारे प्रावधान आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। यहीं पर यह भी मिलेगा कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? संसद। ये प्रावधान भी आपको यहाँ मिलेगा कि संसद जो है नागरिकता संबंधी प्रावधानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। मतलब एक जानकारी आपको मिलेगी कि नागरिकता से संबंधी कोई भी कानून बनाना हो तो वो राज्य नहीं बना सकता, राज्य की विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती। कौन बना सकता है? केवल संसद। इसी संबंध में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है, वो सब आप डिटेल में देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आएगा भाग 3, इसका भी कोई ना कोई शीर्षक होगा। भाग 3 का शीर्षक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हम इसे कहते हैं, मूल अधिकार भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, अनुच्छेद 11 से यहाँ खत्म हुआ, तो मतलब जाहिर सी बात है अनुच्छेद 12 से शुरू होगा और ये अनुच्छेद कहाँ तक जाएगा? 35 तक। कितने प्रावधान आपको यहाँ मिलेंगे? अनुच्छेद 12 में मतलब देखो बार बार वहाँ राज्य का प्रयोग होगा, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में कि राज्य जब बोल रहा है संविधान तो उसमें क्या क्या शामिल होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, ये सारे शामिल, वो आप डिटेल में आगे देखें। ठीक है, पहले मूल समझिए। भाग 3 मौलिक अधिकार। पहला प्रश्न, यदि मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार का अभिप्राय क्या है, आप क्या समझते हैं, तो क्या जवाब होगा? आप जो मन में आए बोलो, जो मन में आए। जयता तुमने क्या बताया पता है? मेरा सवाल देखो, मेरा सवाल था मौलिक अधिकार से तुम क्या समझती हो, उसको परिभाषित करो। तुमने मौलिक अधिकार के अंदर क्या क्या है वो बताए हैं। एक यही सब सीखना है धीरे धीरे। प्रश्न क्या है? प्रश्न का जवाब बिल्कुल अप टू द पॉइंट होना चाहिए। अब तक कॉलेज में जो घुमा फिरा कर अपन लिखते थे, पास हो जाते थे, वो नहीं चलेगा। अब हमें जैसा प्रश्न, उत्तर अप टू द पॉइंट। प्रश्न ये नहीं था कि मौलिक अधिकार क्या क्या है, तुम्हारा जो जवाब था वो बताया तुमने मौलिक अधिकार क्या क्या है। मैंने पूछा मौलिक अधिकार से आपका अभिप्राय क्या है, परिभाषित कीजिए। कोशिश करो, कोशिश करो। ले, मौलिक अधिकार को तोड़ मरोड़ के वही बोल दिया, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार। चलो मैं कहता हूँ सुनो, मुझे मालूम है, मैं तो प्रयास कर रहा था कि कुछ क्या बोलते हो, कुछ अपनी तरफ से बोलो। नहीं, अभी नहीं हुआ। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार से आप क्या समझेंगे? ऐसे अधिकार जो संविधान भाग 3 के प्रावधानों के द्वारा देता है। अब एक और सवाल, किसे देता है? किसे देता है? नागरिक, भारतीय नागरिक। आप कह रहे हैं भारतीय नागरिकों को देता है, मैं कहता हूं केवल नागरिक बोल रहे हो। नागरिक 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक भारतीय नागरिक, एक विदेशी नागरिक ना। अगर आप कहेंगे कि आप भाग 3 के द्वारा संविधान भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, तो आप सरासर गलत हो जाएंगे। नागरिकों को देता है, और नागरिक कोई भी हो सकता है, भारतीय नागरिक भी हो सकता है, विदेशी नागरिक भी हो सकता है ना। तो एक चीज़ और जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भारतीय संविधान भाग 3 के माध्यम से न सिर्फ भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देता है, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त है। ये बात अलग है
कि इसमें जितने मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे विदेशी नागरिकों को नहीं है, वो लिमिटेड है, लेकिन देता तो है ना। तो चलो देखो, मौलिक अधिकार से अभिप्राय, ऐसे अधिकार जो नागरिकों के लिए, नागरिकों के भौतिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और जो उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जानवरों को नहीं मिलेगा ना, मनुष्य योनि इसलिए मैंने कह दिया, मतलब ये जानवरों को नहीं है। भारतीय संविधान जानवरों को मौलिक अधिकार नहीं देता, किसको देता? मनुष्यों को। मनुष्य योनि में जो पैदा हो गया उसे भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार समझो मिल गए। समझ रहे हैं आप? नैसर्गिक रूप से, नेचुरली मनुष्य योनि में जन्म लिया, नैसर्गिक रूप से उसे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार देता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। नैसर्गिक कठिन तो नहीं हो गया ना, नेचुरली, है ना। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, बाकी सारे मौलिक अधिकार। अब सवाल, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे? कितने थे? 7, है ना। बताता हूँ। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा कल्चर एंड माइनॉरिटी राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सब समझेंगे आप, बस ऐसे ही याद रहे ना रहे कोई बात नहीं। 7 प्रकार के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो क्या कहेंगे आप? 6। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे भाग 3 से निकाल दिया गया है, निकाल के फेंका नहीं गया, उसे संविधान में ही दूसरी जगह ले जाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि मौलिक अगर भाग 3 से वो अधिकार निकाल दिया गया, मतलब वो अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब वो कैसा अधिकार बन गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट समझिए, अभी समझेंगे आप। संपत्ति का अधिकार अब भाग 3 में नहीं है ना। 44वां संविधान संशोधन, जैसे संविधान संशोधन समझ गए आप, तो कौन से? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट। मतलब यदि ये अधिकार आपसे कोई छीनता है तो न्यायालय द्वारा आप प्राप्त करते हैं। ठीक, ओके। अब आते हैं अपन आगे इधर। तो वर्तमान में 6 ही बचे, 6 प्रकार के अधिकार। अनुच्छेद 12 को तो छोड़िए, 13 भी छोड़िए, आप उसमें वो आप समझेंगे आगे। 14 से लेकर 18 तक ये कौन सा अधिकार हुआ? कौन सा अधिकार हुआ? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये कौन सा हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 ये कौन सा अधिकार हुआ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद, क्या लिखा हूं मैं?
24, 25, 26, 27, 28 ये कौन सा हुआ? धर्म की स्वतंत्रता, ये वाला अधिकार। 29, 30 कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, वो तो गायब। 32 में आइए सीधे, एक ही अनुच्छेद है और एक क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये हैं 6। फिर इसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो हम स्वतंत्रता में देखेंगे, अनुच्छेद 19 में देखेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वो देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक, ओके, ये आपके हुए। अच्छा, भाग 3 मौलिक अधिकार, ये तो समझ गया, ये इतने प्रकार के आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो वो आएगा भाग 4। इसका शीर्षक क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व अंग्रेजी में इसे कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, अनुच्छेद 35 में ये खत्म हुआ, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसके अंतर्गत है। अच्छा, अब राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समझते हैं, क्या होगा? तो संविधान ने भाग 4 के माध्यम से राज्य, देखिए जब भी संविधान में मैं बताऊंगा आपको, राज्य का अर्थ राष्ट्र भी होता है। जब मैं यहाँ राज्य कह रहा हूँ मतलब राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है? केवल आप छत्तीसगढ़ और ये सब राज्य ना समझें, यहाँ राज्य मतलब राष्ट्र। संविधान भाग 4 के माध्यम से ऐसे निदेशक, ऐसे गाइडलाइंस बोल सकते, सामान्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे गाइडलाइंस प्रदान करता है जो राज्य अपने योजनाओं, अपने कानूनों, अपने अधिनियमों में शामिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। संविधान में कहता है कर सकते। किस लिए कर सकते हैं? राज्य के लोगों के कल्याण के लिए, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए। कल्याणकारी राज्य मतलब प्रजा का कल्याण। तो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट स्थापित करने के लिए संविधान भाग 4 द्वारा ऐसे निदेशकों की सूची प्रदान करता है जो राज्य अपनी योजनाओं और अधिनियमों, कानूनों में शामिल कर सकते हैं। क्यों? ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक, इसकी भाषा मैं बताता हूँ कैसी होगी। इसकी भाषा ऐसी होगी जैसे निर्धन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना चाहिए। राज्य को निर्धन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, है ना? तुम दोनों को दीपमाला ना, दीपमाला और जयता, तुम दोनों को मैं 2 वाक्य कहता हूँ, मुझे बताना अंतर। दीपमाला में तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और जयता में तुम्हें कहता हूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए। इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? कंपल्शन है ना। यदि पढ़ना पड़ेगा बोल रहा हूँ मतलब नहीं पढ़ोगे तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है। तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ क्या? हाँ,
आप करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन जब मैं इन्हें बोल रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैं फोर्स कंपल्शन डाल रहा हूँ, बाध्य कर रहा हूँ ना। बिल्कुल यही चीज़, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये बाध्यता यहाँ है भाग 3 में। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये सुझाव के रूप में, निर्देशक के रूप में, ये है भाग 4। मैं समझाता हूँ कैसे। संविधान भाग 3 के माध्यम से आपको मौलिक अधिकार देता है। संविधान ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना है, अब ये समझ जाएंगे आप कैसे। इन मौलिक अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। विशेष परिस्थिति अलग बात है ना, लेकिन इन मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो आपको दिए गए मौलिक अधिकार को छीन ले। संविधान ने यदि किसी अवस्था में कोई अनैतिक रूप से आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई पुलिस संगठन हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी, तो संविधान आपको एक और मौलिक अधिकार देता है अनुच्छेद 32 के तहत। उस 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोले कि मेरा मौलिक अधिकार मुझे वापस दिलाइए। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको आपका मौलिक अधिकार जो छीना गया है या किसी ने हरण करने की कोशिश की है वो लौटाएगा। ये बात अलग है कि मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप अपने राज्य के हाईकोर्ट भी जा सकते हो, अभी कंफ्यूज मत हो, बाद में बताऊँ। लेकिन 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यदि मर्डर तक हो जाए, मर्डर भी हो जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते सीधे। आपको पहले अपने जिला के स्तर पर जो सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय होता है, दीवानी मामलों के लिए आप वहाँ जाएंगे, जिला न्यायालय जाएंगे, सत्र न्यायालय आप फौजदारी मामलों के लिए जाएंगे, पहले आपको वहाँ जाना होगा। फिर वो 3-4 वर्ष लेगा, फिर निर्णय देगा। आप असंतुष्ट हुए तो फिर आप आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अपने राज्य के हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ 4-5 साल केस चलता रहेगा, जैसा आजकल चलता है, कम से कम, नहीं तो 10 साल चलता है, ये भी बता दूँ। फिर वहाँ एक निर्णय आएगा, आप असंतुष्ट हुए तो अपील करोगे, आप कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय। फिर वहाँ केस चलेगा, फिर एक निर्णय आएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पहुँचना आसान नहीं है, 10-15 साल 20 साल लग जाता है आप सर्वोच्च न्यायालय पहुँचते। लेकिन यदि किसी ने आपके मौलिक अधिकार छीने तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। दिया है ना संविधान ने महत्व, है ना। तो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन्हें इनके ऊपर बाध्यता है कि आपको आपका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, है ना। एक बाध्यता तय करता है ये सरकारों पर ना, राज्य पर एक बाध्यता तय करता है कि भाई मौलिक अधिकार ना मिलना चाहिए। भाग 4 पे आते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सुझाव के रूप में ले सकते हो। संविधान एक सुझाव दे रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए। लेकिन यदि राज्य इन प्रावधानों को अपनी योजनाओं और कानूनों में शामिल ना करे तो आप न्यायालय नहीं जा पाएंगे कि देखिए संविधान में लिखा है और हमारा राज्य इनकी अवहेलना कर रहा है। वो जानते हो, आप कोर्ट पहुंच जाओगे तो क्या बोलेगा, अरे भाई संविधान के ऊपर कोई नहीं है, संविधान ने ही ये बाध्यता तय नहीं की राज्य के ऊपर, तो ये अधिकार नहीं है कि आप न्यायालय जाकर इसे इन्फोर्स कराएं, प्रवर्तनीय कराएं, प्रवर्तित कराएं। समझ रहे हैं आप मैं जो कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? बोझा मत लेना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, कंसेप्ट, फैक्ट तो हो जाएंगे, क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये भी बता दूँ, बेशरम की तरह सवाल पूछना, एक स्टूडेंट को बेशरम होना चाहिए। बेशरम का मतलब इधर उधर नहीं, सवाल पूछने में, मतलब
आपको जैसा भी लगे आपके माइंड में सवाल उठता है, सवाल पूछो। भाई अगर व्यर्थ का होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ना ना ध्यान मत दो व्यर्थ है। लेकिन अगर मान लो आप हिचक में रहे तो हो सकता है कि आपका जेन्युइन डाउट हो और वो क्लियर ना हो, ये भी तो हो सकता है। चिंता नहीं करना कि कौन हंसेगा कौन क्या करेगा, जो हंसेंगे वो गधे। एक बात का ध्यान रखना, और जो हंस दिया फिर तो मैं उसकी ज्ञान निकाल लूँगा खड़ा करवा के, तुरंत पसीना पसीना हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल पूछो, मन में सवाल पूछो, मन में जो भी आए सवाल पूछो। मैं सर्वज्ञानी तो नहीं हूँ, कोई हो भी नहीं सकता। कोई ऐसा सवाल जिसका उत्तर मुझे नहीं पता होगा लेकिन मुझे मालूम है सवाल अच्छा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं अगले दिन उस पर रिसर्च करके और आपका उत्तर दूँ। लेकिन सवाल मन में रख के जाना नहीं, इस मामले में बेशर्म हो जाना। समझ रही हो, बेशर्म हो जाना इस मामले में, है ना। एक उदाहरण देता हूँ, मैं बताता हूँ। जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था, एक लड़की थी, वो ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछती थी और क्लास के मूर्ख लड़के हंसते थे, लोग हंसी उड़ाते थे उसकी, इसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, हंसी उड़ाते थे उसकी। 2 साल बाद वो IRS हो गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, उसके बाद तो आगे चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन IRS हो गई। और जितने हंसते थे मखौल उड़ाते थे वो बस ऐसे देख रहे थे। क्या किया उसने ये परवाह नहीं की लोग हंस रहे हैं क्या कर रहे हैं। भाई मैंने शुरू किया है, मुझे डाउट आ रहा है, मैं क्लियर करूँगी, चाहे वो लल्लू से लल्लू डाउट हो, तो वो हो गई ना। बाकी जो देर होशियार बन रहे थे बाहर, छात्र को देर होशियार नहीं बनना चाहिए, छात्र को सरल होना चाहिए। सरल, दिमाग को फ्री रखो, आराम से पढ़ो, प्रेशर लेके नहीं, सरल रहो, ग्रहण करो, क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता होंगी जो मुझे नहीं पता, कुछ मुझे ऐसी चीज़ें पता हो सकती हैं जो IAS सेलेक्ट हो गए उन्हें भी नहीं पता। KBC का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। KBC में मैंने देखा है 2-3 IAS पहुँचे हैं KBC में, लेकिन वो 3,20,000 6 लाख से उससे ज़्यादा जा नहीं पाए। इसका अर्थ क्या हुआ, वो अज्ञानी है। मूर्ख लोग क्या सोचेंगे पता, और IAS है ये, इसको ये भी नहीं आता। अरे मूर्खानंद, उसने जो IAS क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ उसने कठिन अभ्यास किया है, कठिन मेहनत की, IAS बना है। वो जरूरी थोड़ी है कि मुझे वो छोटी सी चीज़ मुझे भी पता हो या याद हो। तो समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश करो, सरल बनो। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हमें कम से कम इतना ज्ञान अवश्य लेना है, हम सेलेक्ट हो जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए ना। मैं कहाँ था, है? अच्छा यहाँ था ना। समझ गए दोनों में अंतर? क्या दोनों शॉर्ट, ये जो अभी डिफरेंस बताया मैं, देखो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार देता है, और मौलिक अधिकार को इतना महत्व दिया है संविधान निर्माणकर्ताओं ने कि आपके मौलिक अधिकार जो हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूँ मैं, आपका मौलिक अधिकार है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। आप कहीं जाकर अपने विचार रखना चाहते हैं मंच पर, आपको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। आपको ये मौलिक अधिकार है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो जाके माइक लगा किसी गरियाओ। भाई संविधान आपको मौलिक अधिकार तो देता है, लेकिन कुछ निर्बंधन भी लगाता है, कुछ प्रोहिबिशन है। बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं कि अरे मोले को बोलने का अधिकार है, मैं इसको गाली दूंगा, उसको गाली दूंगा, वो नहीं है, वो अपराध हो जाएगा। आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आप अपने अधिकारों के लिए जाके बोलिए, अपने विचार रखिए, आपकी बोलने की स्वतंत्रता।
कोई नहीं रोक सकता, ना पुलिस वाला ना कोई। हाँ, ये बात अलग है 144 लगी हो तो भाई उस समय ये अधिकार छीन ले जाते हैं, वो बात अलग है, वो अलग प्रावधान। नॉर्मल सिचुएशन में आपको बोलने का अधिकार है, कोई नहीं। पुलिस वाला यदि आए और आपको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें मैं बोलने नहीं दूंगा और तुम्हें गिरफ्तार कर लेता है, अब क्या हुआ? सामान्य कंडीशन है, ना तो आप गलत बोल रहे हैं, ना तो आप भड़का रहे हैं, ना तो आप गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ने आपका मौलिक अधिकार छीन लिया। अब आपका अनुच्छेद 32 जिंदा हो जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब उसके अंदर क्या है? यदि कोई आपसे अनलॉफुली आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को वापस प्रवर्तित करवाने के लिए। ठीक, ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था से आपने क्या समझा कि राज्य जो है, राज्य के ऊपर लिमिटेशन पैदा करता है भाग 3। राज्य मतलब राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्यों? कैसे लिमिटेशन तय कर रहे हैं? राज्य आपको आपके ऊपर काबू नहीं पा सकती। राज्य आपको एक सीमा तय कर दिया है इसने, संविधान ने मौलिक अधिकार दे के आपको, कि राज्य और केंद्र सरकार मनमानी करके आपका अधिकार नहीं छीन सकते। बल्कि नहीं, व्यवस्था ये ध्यान देना होगा कि मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो। अभी समझे? यहीं पर भाग 4 में भी प्रावधान है, लेकिन ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये कैसे हैं? ये संविधान राज्यों को, राज्य मतलब केंद्र सरकार हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, उनको एक दिशा निर्देश देता है, एक डायरेक्टिव देता है, डायरेक्शन देता है कि यदि आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, मतलब जहाँ लोगों का भला हो, निर्धनों की सेवा हो, निर्धनों के लिए कुछ आप विशेष प्रयोजन करें, महिलाओं को आप आगे बढ़ाएं, स्ट्रेंथन करें, सशक्त करें, तो यदि आप ऐसा आप कर सकते हैं। अगर यदि यहाँ दिए गए जो प्रावधान उन्हें आप योजनाओं के रूप में, या कोई महिला सशक्तिकरण के लिए यदि आपने कानून बनाया तो आप उनके लिए कानून बनाइए और उसमें फॉलो कीजिए ताकि महिला सशक्त हो। बच्चों के लिए आप कुछ विशेष कीजिए, कानून बनाइए। निर्धनों के लिए आप विशेष योजनाएं बनाइए। ये सब कर सकते हैं आप। और उद्देश्य क्या? इससे कल्याणकारी राज्य का कल्याण होगा ना।